जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग एसएसटी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला में चलते हुए हम लोग जुलाई 2019 के जो ऑफलाइन पेपर हुए थे उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व करेंगे, पेपर 2 के। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल स्कूलिंग एजुकेशन को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पे आपको शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। प्रतिशत के अनुसार जो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल में जो गैसेस का संगठन बना हुआ है वो उसके अनुसार जो है सबसे प्रमुख संगठक कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हीलियम। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, तो 78.08%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, तो 20.24%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%। और हीलियम कितना है, तो हीलियम की बात करें तो 0.0005%। इसी तरह ये संगठन है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आपका है नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद फिर आर्गन है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम है हाइड्रोजन 0.0005% है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में मैच करने के लिए भी आता है और ऑप्शन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमनद के निक्षेप को क्या कहते हैं। हिमनद जो है उसके निक्षेप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्री गुफा, ऑप्शन 2 हिमोड, ऑप्शन 3 लोयस और ऑप्शन 4 तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। हिमनद के निक्षेपण को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन 2 हिमोड। क्या बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं। हिमोड जो हिमनद जो क्या बोलते हैं, अवसाद जो लाता है दोस्तों, उन अवसाद को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जहाँ जमा करते हैं उसको हिमोड बोलते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा किससे बनता है, समुद्री गुफा समुद्री तरंग से बनता है। लोअस किससे बनता है, लोअस तो जो है वो पवन से बनता है, पवन पवन के निक्षेपण से। ठीक है, हिमनद के निक्षेपण से। और समुद्री गुफा जो है किससे होता है, वो समुद्री तरंग से। ठीक है, और तटबंध किससे बनता है दोस्तों, तो तटबंध ये नदी के द्वारा बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो हिमनद हो गया, पवन हो गया, नदी हो गया, समुद्री तरंग हो गया। उसके बाद फिर काष्ठ क्षेत्र में भूमध्य जल जो है, इससे बनने वाली आकृतियों को हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमोड। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है। पहला है उच्चावच, दूसरा है समय, तीसरा है वनस्पति जात और प्राणी जात, और चौथा है जलवायु। तो मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई है दोस्तों, वो समय निर्धारित करता है। जितने समय बीतता जाता है उस मृदा मृदा पे दूसरी मृदा चढ़ती जाती है और एक लेयर बन जाता है। तो ये टाइम जो है, ये टाइम मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों, रक्षक मेखलाएं मदद करती है। रक्षक मेखलाएं शेल्टर बेल्ट जो है वो किस में मदद करती है। ऑप्शन 1 पवनों की गति की रोकथाम कर, यहाँ पे कर गलत लिखा गया है। ठीक है, कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ऑप्शन 2 मृदा में नमी बनाए रखने में। ऑप्शन 3 मृदा के ऊपर से जल प्रवाह को मंद करने में। या ऑप्शन 4 अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पवनों की गति को रोकथाम और मृदा आवरण के संरक्षण में। रक्षक मेखलाएं दोस्तों आप देख सकते हो, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जैसे रेगिस्तान क्षेत्र में, रेगिस्तान वो शुष्क जलवायु क्षेत्र में हम लोग देते हैं की मृदा की जो अपर्दन है, आवरण जो हटता है, उसको रोकने के लिए जो है रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। रक्षक मेखलाएं क्या होती है, तो मान लेते इधर से हवा चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पेड़ों की कतार लगाए जाते हैं, पेड़ों की कतार लगाए जाते हैं एक लाइन से,
ताकि जो हवाएं हैं वो उसकी गति को रोका जा सकता है, और जो आवरण जो है उस मृदा की जो आवरण उड़ के जा रहा है उसको रोका जा सके, इसलिए रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मृदा पवन की गति को रोकथाम और मृदा के आवरण के संरक्षण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वितरण के आधार पर संसाधनों के वर्गीकृत किया जाता है। संसाधनों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, ऑप्शन 2 नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऑप्शन 3 जैव और अजैव संसाधन, और ऑप्शन 4 सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। वितरण का अर्थ दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से है कि किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब वैसे संसाधन जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में आप सर्वव्यापक संसाधन के एग्जांपल में ले सकते हैं आप क्या? वायु या पवन। ठीक है, यह क्या है? हर जगह विद्यमान है, सौर ऊर्जा या रोशनी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह विद्यमान नहीं है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं खनिज। क्या खनिज हर जगह विद्यमान है? नहीं है। जैसे यूपी बिहार में, बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पे लोहे के संसाधन नहीं होते हैं। झारखंड की बात करें तो कोयला संसाधन, वहाँ पे कोयला संसाधन है, खनिज संसाधन है, सारे मिलते हैं। ठीक है, तो जो खनिज संसाधन है वो हर जगह आपके अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम आपके मध्य पश्चिम एशिया में मिलते हैं, लेकिन पेट्रोलियम का क्या बोलते हैं हर देश में विद्यमान है? नहीं है, भारत में बहुत कम मात्रा में विद्यमान है। कुछ निश्चित क्षेत्र से ही पेट्रोलियम द्रव्य और पेट्रोलियम गैस प्राप्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? सर्वव्यापक संसाधन। जैव और अजैव क्या है? ये उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। इसको निकाल लेते हैं। जैव और अजैव आपके हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये उपयोग के आधार पे, और वास्तविक और संभावित संसाधन ये आपके विकास के आधार पे। वास्तविक और संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन जो हमको जिसकी मात्रा ज्ञात है और हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संसाधन बोलते हैं। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो जिसकी मात्रा अभी ज्ञात नहीं है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन के उपयोग की बात करें तो अभी जो भी संसाधन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संसाधन बोलते हैं, इसकी मात्रा हमें ज्ञात है। झारखंड में कोयला निकाला जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो क्या है? वो उसकी मात्रा ज्ञात है और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो वास्तविक संसाधन है। लेकिन कई वर्षों पूर्व पवन ऊर्जा के बारे में ज्ञात था लेकिन हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे, तो वो क्या था? संभावित संसाधन। लेकिन पवन ऊर्जा भी क्या है? वास्तविक संसाधन है। हिमालय के क्षेत्र में जो यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों, यूरेनियम है, तो एक उसकी मात्रा ज्ञात नहीं है, भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है, अभी खनन किया नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? एक वास्तविक संसाधन, सॉरी संभावित संसाधन है। केरल के जो मोनोजाइट रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है, तो वो क्या है? एक संभावित संसाधन है, लेकिन उसका भी मात्रा ज्ञात नहीं है, उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है और हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और संभावित संसाधन क्या है? जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैसे ऐसा ऐसा संसाधन जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लगातार उपयोग कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा, लगातार उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसके बाद खत्म के बाद फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या आपके नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित है। ठीक है, या अत्यधिक दोहन के बाद ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसको हम लोग परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। ठीक, जैव संसाधन वैसे संसाधन जो जीवित संसाधन। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैव जो जीवित नहीं है। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, और भी सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि तैराक जो है, मृत सागर कहाँ पे दोस्तों? तो यह यूरोप में है। ठीक है,
मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवनें सागर सतह पर तीव्र गति से चलती है। ऑप्शन 2, सागर में थोड़ी धाराओं से ठंडी, यहाँ पे है गलत गलत टैप है, ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराएं अत्यधिक उत्पन्न होती हैं। यह सागर निम्न ज्वार भाटा को अधिक अनुभव करता है। या फिर नमक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में नमक की मात्रा अधिकता जो है वो सागर को क्या करती है, सघन बनाती है। तो इसका तैराक जो मृत सागर में तैर सकते हैं, यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नमक की मात्रा यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, लवणता जो है मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे जो इसका घनत्व है वो बढ़ जाता है। और मनुष्य जो इसमें क्या कर सकता है, इजीली से तैर सकता है। ठीक है, यहाँ डूबता नहीं है मनुष्य, कोई भी समय डूबता नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें दोस्तों, तो जो समुद्र है उसका औसत लवणता कितना है, समुद्र का औसत लवणता 35 ग्राम प्रति केजी है। ठीक है, या प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और मृत सागर की लवणता कितना है, तो मृत सागर की लवणता 342 है। कितना है, 342 ग्राम पर केजी, जिसके कारण यहाँ पे लोग जो है वो नहीं डूबते। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अब है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे है, तो भारत में जो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। ठीक है, गंगा नदी निकलती कहाँ है, तो गोमुख झील से वहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपके तिब्बत से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से। तो ये आपका ये बेसिन जो है, ये प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ है, तो ये तिब्बत में प्रवाहित होती है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, फिर वहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में इन करती है। ठीक है, असम से होते हुए। और गंगा नदी ये आपके उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के फिर बांग्लादेश में जाकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाते हैं। तो इसका जो बेसिन क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, इसकी कौन सी विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो जो ये नदी है वो मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, चाप झील का चिन्हित करती है, चाप झील बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 2 है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व क्या है, अति अधिक है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित है। मतलब जो डेल्टा क्षेत्र है इसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है बहुत अत्यधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर 4, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, यह हो जाएगा गलत है, विशेषता नहीं है। ठीक, बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ऑक्सबो लेक आपका इस तरह का लेक जो है वो बनाता है, गंगा नदी बनाती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आप जानते हैं दोस्तों कि मैदानी क्षेत्र जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इसकी जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। उसके पश्चिम बंगाल में आपका डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित है। जो मैंग्रोव वन है दोस्तों, या जो इसका डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का नाम क्या है, तो वो सुंदरवन डेल्टा जो है इसका डेल्टा का नाम है। तो वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र जो वन मैंग्रोव वन से पूरा आच्छादित है। ठीक है, तो ये आपका तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका गलत है, ये इस क्षेत्र का कर्तन धन कृषि नहीं की जाती। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो दोस्तों, अभिकथन और कारण कह रहा है क्या, जब लंदन ग्रीनविच जो है वहाँ पे 2 बज रहे हैं, अपराह्न में 2 बज रहे हैं, तो भारत में 7:30 बज रहे हैं। ठीक है, 7:30 अपराह्न का समय हो रहा है। यहाँ अपराह्न का PM से तात्पर्य क्या, PM। ठीक है, और ये अपराह्न भी PM है, ध्यान में रखेंगे। AM और PM समझ रहे होंगे दोस्तों। तो अपराह्न का अर्थ यहाँ पे PM है, मतलब दोपहर के बाद वाला। ठीक है, तो ग्रीनविच कारण में दिया हुआ है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व स्थित है। सही है दोस्तों, तो अभी कथन भी सही है कि जो अगर लंदन में 2 बज रहा है तो 5.5 घंटा पहले होगा यहाँ पे। ठीक है, भारत में 5.5 घंटा और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो भारत का 7:30 बजेगा। ठीक है, अभी कथन तो सही है।
कारण की बात करें तो भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व पे स्थित। हाँ दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा जो माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा माना गया है। ठीक है, यह कहाँ से मानक समय कहाँ से गुजरती है, तो भारत के उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो दोनों कथन क्या है, इसका सत्य है और जो कारण है वो कथन को स्पष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही। ठीक दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह किन किन राज्यों से गुजरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल परतों के सही क्रम को चयन करें। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है दोस्तों, उसको ताप और ताप के आधार पर, गैसीय संगठन के आधार पर उसको क्या किया गया, ताप के आधार पर उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अलग अलग परतों में विभाजन किया गया। ठीक है, तो इसके जो परतों के सही क्रम क्या है, मतलब धरातल से सही क्रम क्या है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो परत है उसको वायुमंडल संरचना के आधार पर उसको विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम जो पृथ्वी धरातल से ऊपरी सतह का जो है क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल और क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर 2 में है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर 3 में है मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल और समताप मंडल। और ऑप्शन डी में है वायुमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और क्षोभमंडल। तो इसमें क्षोभमंडल दोबारा आ गया पृथ्वी। तो ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहला लेयर का नाम क्या है, क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल, उसके ऊपर सबसे ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल को ही हम लोग आयन मंडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो लगभग 18 किलोमीटर। ठीक है, समता मंडल 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, उसके बाद इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। क्षोभमंडल में सबसे क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गैसों का संगठन पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे क्षोभमंडल को हम लोग परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। समता मंडल में तापमान समान रहता है, इसमें ओजोन मंडल पाया जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ऋतु परिवर्तन निम्नलिखित कारणों में से किस कारण होता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो किस कारण से होता है। तो पृथ्वी के अक्ष अपने एक अक्षीय सतह से, यहाँ पे 82.5 डिग्री है, सॉरी 66.5 डिग्री, 66 1/2 डिग्री, ठीक, का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य सीधे किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। और ऑप्शन नंबर 4 पे है अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमने के कारण आभामंडल बनता है। अब अच्छा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमा करना, पृथ्वी परिक्रमा करती है तो कभी सूर्य के नज़दीक कभी सूर्य से दूर होती है। ठीक है, और उसके बाद 66 डिग्री कोण तो झुका हुआ है, अपने अक्ष पे 60 डिग्री क्या है, ये झुका हुआ है। ठीक है, तो ये झुकाव और जो परिक्रमा कर रहा है इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समय की नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। जो समय क्षेत्र जो है टाइम जोन है उस पर विचार करने के लिए दिया गया ऑप्शन। क्वेश्चन ये है पहला, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। हाँ, भारत का लगभग 30 डिग्री देशांतर तक है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, भारत में भी टाइम जोन की 2 टाइम जोन की डिमांड की जा रही है, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि दोस्तों कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ऑप्शन बी है पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। कितने टाइम जोन्स में बांटा गया, तो 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। ऑप्शन ऑप्शन सी नंबर में बोल रहा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर के समय क्षेत्र को घेरता है।
तो क्या ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है और ये बी सी तीनों सही है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बात करें ए नंबर में, तो ए नंबर के जो देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। हाँ, कई ऐसे देश हैं जिसका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है, जिसके कारण वहाँ पे अधिक मानक समय अपनाया गया है। एकदम सही है। जो रूस है दोस्तों, रूस में कितना है? रूस में 11 टाइम जोन माना गया। उसी तरह फ्रांस एक देश है, लेकिन उसके कई द्वीपीय उपनिवेश है, तो वहाँ पे उसका टाइम जोन अलग अलग है। ठीक है, अमेरिका में भी टाइम जोन अलग अलग है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 टाइम जोन से बांटा गया, ये भी सही है कि 24 टाइम जोन से बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक समय क्षेत्र 4 डिग्री देशांतर, प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, हाँ, एक एक डिग्री देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में 15 चौके 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो वही बोला गया दोस्तों, एक एक घंटे का जो है 24 से टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, और प्रत्येक समय क्षेत्र जो प्रत्येक टाइम जोन है वह 15 डिग्री देशांतर का टाइम को घेरता है। ये तीनों क्या है आपका सही है, तो मतलब ए बी सी क्या है आपका तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, महासागरीय धाराओं के विषय पर दिए गए ए बी सी। क्वेश्चन महासागरीय धाराओं पे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कथनों पर विचार करना है, सही चयन करके बताना है। ठीक है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर आती है। बी में है लेब्राडोर एक गर्म धारा है, और सी में है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जो दोस्तों इसमें देख सकते हैं, जो ठंडी धाराएं वह क्या होती है? ये पृथ्वी है, ये विश्व क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र और ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो ठंडी धाराएं क्या होती है? ये ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास उत्पन्न होती है, और ये आप कहाँ चलती है? ये विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर चलती है। ठीक है, और लेब्राडोर क्या है? एक गर्म जलधारा है? नहीं दोस्तों, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में, ग्रीनलैंड के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और यह आपका आके जो जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे बात करें तो एक जलधारा जलती है गल्फ स्ट्रीम, उससे जाके मिलती है फॉकलैंड के आसपास में। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर में है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, नहीं है, एक ठंडी जलधारा है। तो जहाँ पे भी बी है वहाँ पे काट दीजिए। ठीक, अब ऑप्शन 3 में है विश्व का गर्म विश्व जिस स्थान पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जी दोस्तों, जहाँ फॉकलैंड की मैंने बात की, तो जो ग्रैंड बैंक्स हैं जो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन वाला क्षेत्र है वो आपके कहाँ पे? ठंडी जलधारा और और गर्म जलधारा मिलान के क्षेत्र पे है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए और सी क्या है? सही है। बात करें तो जो जापान का क्षेत्र है वहाँ पे भी आपका एक ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे एक ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, वहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आपका फॉकलैंड की बात की मैंने, तो फॉकलैंड में भी आपका क्या है? ये यहाँ पे भी दो दो जलधाराएँ मिलती हैं, गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर जलधारा, जिसके कारण यहाँ पे भी क्या होता है? एक मत्स्य क्षेत्र बनता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करता है? देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन क्या है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे उच्च लिखा हुआ है। ठीक है, उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। ऐसी कौन सी वनस्पति जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास पाई जाती है? इसे टेगा वन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं टेगा वन को दोस्तों? तो टेगा वन को हम लोग नाम से जानते हैं, इसको शंकुधारी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, शंकुधारी वन। ठीक है, अब शंकुधारी वन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ है? तो कनाडा हो गया आपका, रूस हो गया, रूस के ऊपरी साइबेरिया क्षेत्र में हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड क्षेत्र में। तो उसके बाद इसमें वनस्पति में इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब बात करें
भूमि उपयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों में ए और बी कथनों का विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आ से भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होना। ऑप्शन बी में क्या है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृतियों और स्थलाकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन दोस्तों, भूमि उपयोग से आ से केवल पृथ्वी का केवल भूमि का केवल कृषि और वन के लिए, केवल कृषि और वन के लिए नहीं, जितने भी कार्य कृषि भूमि पे होते हैं वो सारे कार्य भूमि के उपयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कृषि हो गया, वनीकरण हो गया, उसका फिर भूमि क्या बोलते हैं, ये भवन निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, भूमि उपयोग मुख्यतः स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। भूमि उपयोग सिर्फ स्थलाकृति नहीं, मानवीय कारण पर भी क्या, मानवीय कारक पर भी निर्धारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों ये कथन क्या है, दोनों कथन गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये और भी दोनों गलत है। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, तो सही कथन का क्या करना है, चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए में है हम्बोल्ट की धारा एक ठंडी जलधारा है, ब्राज़ील एक गर्म जलधारा है, ब्राज़ील की धारा जो है एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी जलधारा है, और कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है जो आपका जलधारा से संबंधित आया हुआ। तो जलधाराएं जो जलधाराओं के बारे में याद रखेंगे, कौन से महासागर में किस प्रकार की जलधाराएं बहती है, और ठंडी जलधारा कौन सी है और गर्म जलधारा कौन सी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हम्बोल्ट की बात करें तो हम्बोल्ट एक क्या है, एक ठंडी जलधारा है। यह कहाँ बहती है, इसका दूसरा नाम क्या है, पेरू की धारा। ठीक है, पेरू की धारा पेरू के पश्चिमी क्षेत्र में यह बहती है। ठीक है, पेरू कहाँ है, तो यह आपका दक्षिणी अमेरिका में है। पेरू कहाँ है आपका, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, तो यह जो हम्बोल्ट की धारा है वो एक ठंडी जलधारा है, पेरू के पश्चिम में बहती है। इसकी खोज हम्बोल्ट नामक विद्वान ने किया था, इसलिए इसका नाम हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है, यह ब्राज़ील के पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का नक्शा बनाया तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपका पेरू की जलधारा, यह ब्राज़ील के यहाँ पे आपका क्या कौन सा है, एक गर्म जलधारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है, यह मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होकर के जाके फोकलैंड के आसपास वहाँ पे मिलती है आपका और लेब्राडोर की जलधारा से। तो यह एक गर्म जलधारा है, ना कि ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी क्या हो जाएगा, गलत। जहाँ पे भी सी है वो क्रॉस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब कनारी की जलधारा जो है, कनारी कहाँ बहती है, तो कनारी जो है यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में प्रभावित होती है, यह एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो यह एक ठंडी जलधारा, तीन सही है, ए बी और सी सही है, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या, ए बी और डी। दोस्तों देख सकते हैं ये हो गया आपका। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने एक आप क्या भू आकृति के बारे में, भू आकृति, उसके बाद जलधारा, इन सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय संरचना। ठीक है, उसके बाद फिर जलमंडल, उसके बाद फिर इसके बाद मैं बात करूं तो जो भी जितने भी भू आकृतियाँ हैं उसके बारे में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों उसको एक बार पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले और एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी थी, और जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों एक और बात, टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल स्कूलिंग एजुकेशन को आप लोग फॉलो कर लें। ठीक है, स्कूलिंग एजुकेशन। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।